तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये टॉपिक जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं प्लस जो फोर्थ सेमेस्टर ईसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो लेक्चर 2 पार्ट में आएगा, ओपन पार्ट 1 और ओपन पार्ट 2 और ओपन 2, जिसका पहला पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ओपैम्प को। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ओपैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओपैम्प का मतलब होता है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये एक डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर जिसका एक हाई वोल्टेज गेन होता है। अब डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर क्या होता है? ऐसे एम्पलीफायर जिससे एम्पलीफायर और लोड डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे ये आपका एक एम्पलीफायर है और ये लोड है आउटपुट में, तो ये दोनों डायरेक्टली कपल्ड है, तो इनको कहते हैं, ये भी इनपुट आपका, ये भी आउटपुट। एम्पलीफायर से लोड डायरेक्टली कनेक्ट है, इसलिए इसको डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। अगर एक कैपेसिटर के थ्रू कनेक्टेड होता तो वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता और इनका हाई वोल्टेज गेन होता है। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन एनालॉग सिग्नल। तो ओपैम्प का यूज क्या होता है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एनालॉग सिग्नल्स पे। ठीक है, इसी वजह से इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे ऑपरेशंस हम एनालॉग सिग्नल्स पे कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम्प की जो आईसी होती है वो होती है आपकी IC 741। मतलब मार्केट में ओपैम्प ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, एक आईसी मिलती है आपकी 8 पिन की आईसी होती है जिसका नाम है IC 741। तो इसका पिन डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी आईसी समझते हैं। और आईसी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। और IC 741 जनरल पर्पस ओपैम्प की आईसी होती है। और और देखिए, ये ओपैम्प का सिंबल होता है, इस टाइप का कुछ करके सिंबल होता है ओपैम्प का। ट्रायंगल बनता है प्लस माइनस, ये V2, ये V1, ये आपका प्लस VCC, ये आपका माइनस VCC और ये आपका आउटपुट। ठीक है, ये प्लस और माइनस कर सकते हो, ई कर सकते हो, VCC भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ओपैम्प की सैचुरेशन वैल्यू लिखी जाती है कि इससे ज्यादा ओपैम्प का आउटपुट नहीं हो सकता। तो ये ओपैम्प का सिंबल होता है आपका। ठीक है, अब V आउटपुट अपॉन V1 माइनस V2। ठीक है, V आउटपुट अपॉन V1 माइनस V2। ये अच्छा, ये दोनों सिंबल यहाँ मैंने इसको प्लस लिया है, इसको माइनस लिया है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, फिर उस हिसाब से वो टर्मिनल बन जाता है। पर अभी हम इस फिगर को लेके चल रहे हैं। तो देखिए, ये प्लस VCC, ये माइनस VE, V आउटपुट, ये V2 और ये V1, ये आपका सिंबल ऑफ ओपैम्प होता है। जो ओपैम्प होता है वो ट्रायंगुलर शेप का क्यों बनाया जाता है, ये जब मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा आइडियल ओपैम्प की तब बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस काफी हाई रहता है, आउटपुट रेजिस्टेंस काफी जीरो रहता है आइडियल ओपैम्प का। तो माना जाता है कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपका, जो रेजिस्टेंस है आपका, वो इनपुट से लेके आउटपुट तक डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनपुट इनफाइनाइट होता है और आउटपुट जीरो होता है। तो इसी वजह से इस टाइप का शेप से कंसीडर किया जाता है। अब आप देखो कि जो V आउटपुट होता है, V आउटपुट अपॉन V1 माइनस V2, इसको क्या कहते हैं? ये होता है आपका, देखिए, आउटपुट वोल्टेज, और ये क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इसको क्या कहते हैं? ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प। ओपन लूप क्यों कह रहे हैं? देखिए, दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक ओपन लूप, एक क्लोज लूप। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी आउटपुट से लेके इनपुट तक कोई भी फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे ये आउटपुट से लेके, देखिए, ये आउटपुट से लेके इनपुट तक कोई भी फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इसको ओपन लूप कह रहे हैं। ठीक, तो ये चीज समझिएगा कि जब भी कोई फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तो हम उसको कहते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। अगर फीडबैक एलिमेंट होता तो हम उसको कहते हैं क्लोज लूप। अब उसमें भी कौन सा फीडबैक हम लोग ले रहे हैं?
वो डिपेंड करता है। जनरली नेगेटिव फीडबैक यूज होता है, तो इसका डिस्कशन आगे करते हैं। बट अभी समझते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका कोई भी फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है आउटपुट से इनपुट, इसलिए इसको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ओपैम्प की। अब देखिए वी आउटपुट अपॉन वी वन माइनस वी टू, ये ओपन लूप गेन है ओपैम्प का, वही लिख रखा है एओएल इक्वल्स टू वी आउटपुट वी वन माइनस वी टू। और जो ओपन लूप गेन होता है ना आइडियल ओपैम्प का, तो वो इनफाइनाइट होता है, इसी वजह से लिखा हुआ है कि लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो वी आउटपुट को कैसे लिख सकते हैं, एओएल वी वन माइनस वी टू। और वी वन माइनस वी टू को क्योंकि डिफरेंस ऑफ इनपुट है, मतलब डिफरेंस ऑफ इनपुट अप्लाई है, इसी वजह से इसको डिफरेंस इनपुट भी कहा जाता है। अब ये टर्मिनल्स के हम ये देखेंगे कि नाम कैसे असाइन होते हैं, तो वो देखते हैं। तो ये देखिए अगर वी आउटपुट को ऐसे लिख सकते हैं आप एओएल वी वन माइनस वी टू। अगर वी टू को जीरो कर दें, वी टू को जीरो कर दें तो वी आउटपुट क्या होगा, एओएल इंटू वी वन, यानी आउटपुट आपका पॉजिटिव है। तो वी आउटपुट और वी वन आर इन फेज, इन फेज मतलब पॉजिटिव आउटपुट है आपका और इन फेज है, ठीक है, इन फेज है। मतलब पॉजिटिव कह लो, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट कर लो या इन फेज कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। कहने का मतलब 0 डिग्री इन फेज मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट, या इसको सेम फेज में भी कहते हैं, सेम फेज और सेम फेज, सेम फेज या इन फेज आप कह लो कि वी आउटपुट और वी वन आर इन फेज, इसलिए वी वन को हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। कि आउटपुट और इनपुट, देखिए ये तो ओपन लूप गेन है आपका, आउटपुट और इनपुट सेम फेज में, मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच एक पॉजिटिव साइन है या 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो इसलिए इस वजह से इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहा जाता है। सिमिलरली जब हम वी वन को जीरो रखेंगे, सिमिलरली जब हम V1 को 0 रखेंगे तो V आउटपुट क्या आएगा आपका, माइनस ए ओ एल इंटू वी टू। कैसे, देखिए V आउटपुट होता है ए ओ एल वी वन माइनस वी टू। सो आप V1 को 0 रखो तो V आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, ए ओ एल टाइम्स ऑफ माइनस वी टू। तो यहाँ आउटपुट और इनपुट के बीच एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, इस वजह से V2 को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। तो देखिए ये दो टर्मिनल के हमारे पास नाम आ गए, एक का होता है नॉन इन्वर्टिंग जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और दूसरा होता है इन्वर्टिंग इनपुट। तो ये दोनों नाम हम सीख लिए कि इन दोनों के नाम कैसे बोले जाते हैं या इनके नाम क्या-क्या होते हैं। तो अगर ऐसा अगर आपको ओपैम्प दिखे फॉर एग्जांपल, ये प्लस ये माइनस ये भी आउटपुट, तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। V2 को क्या बोलोगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये दोनों उसकी सैचुरेशन वैल्यू। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ओपैम्प। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं आइडियल ओपैम्प की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है इसका, ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी आती है कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो जो इनपुट करंट जाता है आपका I1 और I2 ये जीरो होता है दोनों, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट आपका जीरो होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी होती है कि आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है इसका, इसी वजह से आइडियल ओपैम्प एक वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करता है। क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर का क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है और इनपुट रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है, इसलिए आइडियल ओपैम्प एक एग्जांपल होता है वोल्टेज एम्पलीफायर का। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है
और आइडियल ओप एम्प बैंडविड्थ इनफाइनाइट का मतलब होता है, पहले मतलब बैंडविड्थ समझते हैं। बैंडविड्थ होता है आपका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ओप एम्प जो है एम्पलीफाई कर सकता है सिग्नल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी का आप सिग्नल दे दो ओप एम्प को, वो हर सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर गेन से मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकता है, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आइडियल ओप एम्प एम्पलीफाई करता है सिग्नल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज हो, आइडियल ओप एम्प उसको एम्पलीफाई कर सकता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई आपकी। फिफ्थ है जीरो ऑफसेट। तो अगर V1 0 और V2 0 हो तो इसका आउटपुट हम जीरो मानते हैं। तो जीरो ऑफसेट का मतलब हो कि अगर दोनों इनपुट वोल्टेज जीरो हैं, V1 और V2, तो आउटपुट भी जीरो होगा। इनको इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आपका जीरो ऑफसेट। नेक्स्ट देखते हैं। तो जीरो ऑफसेट का मतलब क्या था कि जब दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट आपको ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकल केस में ये नहीं होता है। CMRR को सॉरी जीरो ऑफसेट को मतलब अगर प्रैक्टिकल केस में दोनों इनपुट जीरो है, लेकिन क्योंकि ओप एम्प का गेन इतना लार्ज होता है कि आउटपुट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाता है, तो प्रैक्टिकल केस में ये नहीं होता। बट आपका आइडियल केस में हम ये कहते हैं कि दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट आपका जीरो आएगा ही आएगा। सिक्स होती है CMRR, जिसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इसका इनफाइनाइट होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का मतलब होता है अगर दोनों इनपुट आपकी सेम कर दी जाए तो आउटपुट आपका जीरो आना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे दोनों, जैसे सपोज कीजिए ये एक ओप एम्प है आपका, माइनस प्लस V आउटपुट, ये यहाँ V1 और यहाँ पे भी V1 कर दिया जाए, सेम वोल्टेज ही अप्लाई कर दिया जाए, तो आउटपुट आपका जीरो आना चाहिए। कॉमन मोड का मतलब अगर दोनों इनपुट वोल्टेज सेम है तो आउटपुट उसको रिजेक्ट कर देगा। इसी वजह से कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होना चाहिए। ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर ओप एम्प की अगर वोल्टेज सेम है तो आउटपुट जीरो आना चाहिए, कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी आइडियल ओप एम्प की, जिसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। दूसरा स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होता है। अभी स्ल्यू रेट हम आपको समझाएंगे अलग से, बट अभी आप मान के चलो कि स्ल्यू रेट इसका इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल ओप एम्प की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं और कभी कभी 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी पूछ लेता है प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखोगे ओपन लूप गेन काफी हाई होता है, इनफाइनाइट नहीं लिखोगे, 10⁻6 लिखोगे। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब मेगा ओम में होता है, 1 मेगा ओम से लेकर 2 मेगा ओम के बीच होता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल की चीजों की बात कर रहे हैं हम, आइडियल चीजों से हट चुके हैं, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आर आउटपुट कितना होना चाहिए, 50 ओम टू 100 ओम। ओपन लूप बैंडविड्थ होनी चाहिए आपकी 5 हर्ट्ज। तो जो आइडियल प्रैक्टिकल ओप एम्प होता है आपका, उसकी ओपन लूप बैंडविड्थ काफी कम होती है, तो इसको हम बढ़ाते हैं यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉन जीरो ऑफसेट वैल्यू। कहने का मतलब है अगर V1 V2 जीरो हो जाता है तो आउटपुट कंप्लीटली जीरो नहीं हो पाता, क्योंकि ओपन लूप गेन काफी लार्ज होता है। तो वो उसको एक जो ओपन लूप गेन क्योंकि इतना लार्ज होता है और आउटपुट आप सपोज कीजिए आएगा 0.001, ठीक है। V1 को हम मान लेते हैं और V2 को जीरो ही मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि ओपन लूप गेन इतना ज्यादा होता है, इस वजह से जीरो इनपुट रखने पर भी हम कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है और कुछ ना कुछ एरर भी होती है, तो उस वजह से भी आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर इनपुट हमने जीरो रखी है तो प्रैक्टिकल ओप एम्प में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आउटपुट भी आपका जीरो होगा। इसको कहते हैं आपका नॉन जीरो ऑफसेट। सिक्स केस होता है आपका CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो वो इनफाइनाइट नहीं होता, वो 10⁻6 या 120 dB के
होता है, ठीक है। अगर डीबी में आप निकालो तो 120 डीबी आएगा। नेक्स्ट आपका होता है स्ल्यू रेट। तो स्ल्यू रेट जैसा पहले केस में था वो इनफाइनाइट आ रहा था, अभी स्ल्यू रेट मैंने समझाया नहीं है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो स्ल्यू रेट जो होता है 0.5 से लेके 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के बीच लाई करता है। तो जो जैसे मैंने अभी ऊपर पॉइंट बताया कि IC741 जो होती है ओप एम्प की, उसका स्मॉलर ओपन लूप बैंडविड्थ होता है, लेकिन उसको हम बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक से हम बैंडविड्थ इंक्रीज करते हैं ओप एम्प की। अब आते हैं आपका समझते हैं स्ल्यू रेट कि स्ल्यू रेट क्या होता है। तो देखिए स्ल्यू रेट की डेफिनेशन होती है कि एक मैक्सिमम रेट होता है जिससे आउटपुट और ओप एम्प का चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब एक मैक्सिमम रेट के बाद जो ओप एम्प का आउटपुट है वो चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट हो जाता है, तो उसी रेट को कहते हैं स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट तो एक मैक्सिमम रेट होता है जिसके अक्रॉस आपका आउटपुट ऑफ ओप एम्प चेंज कर सकता है। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। और ये होता है कि आउटपुट ऑफ ओप एम्प ना, मतलब आपका स्ल्यू रेट से ज़्यादा पे चेंज नहीं हो सकता, मतलब वो लिमिटेड होता है बाय स्ल्यू रेट। जैसे जैसे ओप एम्प है, आप अगर एक साइनोसॉइडल वेव लगा देंगे तो इनिशियली वो चेंज होना चालू करेगा साइन की तरह, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वो चेंज नहीं हो सकता रैपिडली, तो वो कांस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो यही होता है स्ल्यू रेट कि एक मैक्सिमम रेट होता है जिसके अराउंड आपका आउटपुट जो है चेंज नहीं कर सकता ओप एम्प में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आउटपुट ऑफ ओप एम्प जो होता है वो हायर देन स्ल्यू रेट नहीं हो सकता, कैन नॉट चेंज एट ए रेट हायर देन स्ल्यू रेट। मतलब स्ल्यू रेट से ज्यादा ओप एम्प का जो आउटपुट है वो चेंज नहीं कर सकता। देखिए अगर इनपुट सिग्नल ओप एम्प का वो फास्टर रेट पे चेंज कर रहा है स्ल्यू रेट से, देखिए इनपुट सिग्नल ऑफ ओप एम्प चेंजेस एट ए फास्टर रेट, तो आउटपुट उसको ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अगर स्ल्यू रेट से ज़्यादा पे चेंज हो रहा है तो आपका आउटपुट जो है ट्रैक नहीं कर सकता है इनपुट को। जैसे सपोज कीजिए अगर इनपुट में हम एक साइनोसॉइडल वेव लगा देते हैं तो आउटपुट जो होता है ओप एम्प का वो रैपिडली ट्रैक नहीं करता, पहले वो इंक्रीज करता है, फिर जैसे ये डिक्रीज करना चालू करता है तो वो नहीं कर सकता, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो वही लिख रखा है कि इफ इनपुट सिग्नल टू ओप एम्प चेंजेस एट ए फास्टर रेट, तो अगर इनपुट जो है फास्टर रेट पे चेंज करेगा तो आउटपुट उसको फॉलो नहीं कर सकता इतनी रैपिड चेंजेस को, इसलिए उसमें एक डिस्टॉर्शन आता है जिसको कहते हैं स्ल्यू रेट इंड्यूस्ड डिस्टॉर्शन। मतलब ओप एम्प अगर देखिए क्योंकि ये रैपिडली चेंज कर रहा है आपके साथ, टाइम के साथ रैपिडली चेंज कर रहा है साइन सिग्नल, तो आपका आउटपुट जो है वो रैपिडली चेंज नहीं कर सकता। मतलब पहले तो ये ट्राई करेगा चेंज करने का, लेकिन अगर रेट स्ल्यू रेट से ज़्यादा है, अगर रेट ऑफ चेंज स्ल्यू रेट से ज़्यादा है तो वो उसको रैपिडली ट्रैक नहीं कर सकता और आउटपुट एक टाइम बाद आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए इनपुट है साइनोसॉइडल, आउटपुट कुछ इस टाइप की आ रही है, तो इसमें एक डिस्टॉर्शन आ गया जिसको कहते हैं स्ल्यू रेट इंड्यूस्ड डिस्टॉर्शन। स्ल्यू रेट इंड्यूस्ड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ओप एम्प की जिसको कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी। तो वो पढ़ते हैं। तो देखिए इसका काफी यूज होता है ओप एम्प में, तो जितने भी हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसमें वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी काफी यूज होती है। तो देखिए ओप एम्प दो रीजन में यूज होता है, एक आपका लीनियर रीजन, दूसरा सैचुरेशन रीजन। तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी तब अप्लीकेबल होती है जब ओप एम्प हम लीनियर रीजन में यूज करते हैं। तो जब ओप एम्प लीनियर रीजन में होता है तो जो डिफरेंस बिटवीन इनपुट्स होता है, मतलब V1 माइनस V2, वो काफी स्मॉल होता है, माइक्रो वोल्ट में होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस इतना कम होता है कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट्स को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जीरो के इक्वल। क्योंकि ओप एम्प को हम लीनियर रीजन में यूज कर रहे हैं, इस वजह से क्या होता है, ये दोनों जो डिफरेंस इन इनपुट्स होते हैं ये काफी स्मॉल होती है, माइक्रो वोल्ट में होती है। तो इसी वजह से इनको जीरो के इक्वल अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो V1 अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है V2। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं ओप एम्प के,
वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल वोल्टेज आते हैं बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आपकी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी। लेकिन वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी आप कहीं भी नहीं लगा सकते। एक तो ओप एम्प लीनियर रीजन में होना चाहिए प्लस नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए, तभी आप ये लगा सकते हो। देखो ये आपकी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी थी, तो यही लिखा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट बिटवीन देम, हेंस द टू इनपुट टर्मिनल्स विल बी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। वर्चुअली का मतलब ये हुआ कि कोई भी फिजिकल शॉर्ट सर्किट नहीं है। फिजिकल शॉर्ट सर्किट के लिए एक वायर प्रेजेंट होनी चाहिए थी V1 और V2 के बीच, बट यहाँ ओप एम्प लीनियर रीजन में यूज हो रहा है, इस वजह से वोल्टेज डिफरेंस कम हो रहा है, तो कोई मतलब फिजिकली वायर प्रेजेंट नहीं है, बट एक वर्चुअल चीज प्रेजेंट है। ठीक है, कहने का मतलब एक फिजिकल वायर नहीं प्रेजेंट है, बट वर्चुअली ये दोनों शॉर्ट सर्किट माने जाते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कम आ रहा है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 0। लेकिन हर जगह नहीं लगा सकते। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी यूज होती है नेगेटिव फीडबैक ओप एम्प की एनालिसिस में। ठीक है, और ओप एम्प को माना जाता है कि लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है आपकी? जिसकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि ओप एम्प मस्ट बी ऑपरेटिंग इन लीनियर रीजन, कि ओप एम्प लीनियर रीजन में काम करना चाहिए। दूसरा, नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, आपका नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी वहां वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी यूज होगी। अभी इसका एप्लीकेशन करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं ओप एम्प के। तो जबकि क्योंकि ओप एम्प दो कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है, एक ओपन लूप एक क्लोज लूप। तो ओपन लूप में क्या होता है, ये ओप एम्प जो है बिना किसी फीडबैक के यूज होता है, और ये यूज होता है एज ए वोल्टेज कंपरेटर। ठीक है, कि दो जो वोल्टेज लगा रहे हैं, अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो आउटपुट आपका प्लस V सेट आता है, और V1 लेस देन V2 है तो माइनस V सेट आता है। तो वोल्टेज कंपरेटर की तरह यूज होता है। हमें जो पढ़ना है वो क्लोज लूप एप्लीकेशंस पढ़ना है। तो क्लोज लूप एप्लीकेशंस में देखिए दो कॉन्फ़िगरेशन में अभी भी यूज होते हैं। एक आपकी नेगेटिव फीडबैक, मतलब अब फीडबैक की बात आई है तो कौन कौन से, और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके, कि ये एम्पलीफायर की तरह यूज हो सकता है, फिल्टर की तरह यूज हो सकता है, काफी मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज हो सकता है, जैसे आपका मैंने बताया समर की तरह यूज हो सकता है, सब्ट्रैक्टर की तरह यूज हो सकता है, लॉग एंटी लॉग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सब हम यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में ये यूज होता है एज ए शिमिट ट्रिगर, वेवफॉर्म जनरेटर एंड ऑसिलेटर। तो पॉजिटिव फीडबैक में इसको हम यूज करते हैं एज एन ऑसिलेटर में, जहाँ पे शिमिट ट्रिगर में ये नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ऐसी वेवफॉर्म ये सब जनरेट कर सकता है। और ऑसिलेटर, अगर हम साइनोसॉइडल ऑसिलेटर की बात करें तो वहाँ भी जैसे ऑसिलेटर्स होते हैं आपके, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हो गया, वहाँ पे भी हम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं ओप एम्प की एज एन एप्लीकेशन। तो ये दो एप्लीकेशन थे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जितने भी ओप एम्प के एप्लीकेशंस हैं, ओप एम्प के एप्लीकेशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा इस वीडियो को। और शेयर भी करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।